प्रिय बच्चों, सुप्रभात। पिछले क्लास में शीर्षक बचाना है मुझे के अंतर्गत पाठगत बातों से आपको अवगत कराया गया था। आज पुनः पाठ को नियमित करते हुए अन्य जो मौलिक विषय वस्तु है उसके संदर्भ की चर्चा हम लोग करेंगे। सबसे पहले पिछले क्लास में जो मुझे बचाना है के अंतर्गत गिलहरियों, पेड़ों, धरती, तितलियों, फूलों और अन्य प्रकार के जो प्राकृतिक तत्व हैं उसको कैसे सुरक्षित और संरक्षित किया जाए इसके संदर्भ की चर्चा किया था। साथ ही साथ इसका जो प्रमुख कारण है जनसंख्या वृद्धि, उसके संदर्भ की भी चर्चा की गई थी। क्योंकि आज जो वर्तमान समय है, इस समय में सबसे अधिक अगर किसी मौलिक कारण से पूरी व्यवस्था प्रभावित है तो उसके जड़ में जनसंख्या वृद्धि हुई है। अतः इन सारे तत्वों का हम निराकरण करेंगे और पाठगत जो बात है उसे अवगत होंगे। आज हम लोग भाग 3 के अंतर्गत पृष्ठ संख्या 21 में जो विषय वस्तु है उसके संदर्भ की चर्चा करेंगे। बचाना है मुझे पक्षियों को, पक्षियों के लिए उनके घोंसले, उनके उड़ने के लिए खुला आकाश और स्वच्छ हवा, जिसे कारखानों की चिमनियां और वाहनों के धुएं प्रदूषित कर रहे हैं। आज हमें प्रदूषण मुक्त वातावरण चाहिए। मौलिक रूप से अगर प्रकृति में अवांछित जो तत्व हैं अगर वो बढ़ जाते हैं तो स्वाभाविक रूप से पूरी प्रकृति का जो स्वरूप है उसमें परिवर्तन आने लगता है, जिससे यहाँ रहने वाले लोग जो जीव जंतु है, पशु पक्षी है, पेड़ पौधे हैं, मानव जाति है, सभी प्रभावित होने लगते हैं। यहाँ पर कवि हमें उन पक्षियों को बचाने की बात कर रहे हैं जो बड़े चेतन भाव से अपने घोंसलों का निर्माण करते हैं और वे उसमें अपना जीवन निर्वाह करते हैं। स्वाभाविक रूप से उन पक्षियों की रक्षा यदि हम करें तो जो श्रृंखला है मानव जाति की, पशु जाति की, जड़ चेतन जो रूप है उनकी, वे सब एक प्रकार से नियमित होंगे। स्वाभाविक रूप से आज यदि हम पक्षियों को बचाएं तो वे इनके निर्मित घोंसलों को देकर हम अधिक खुश नुमा भाव से जीवन यापन कर पाएंगे। वे बड़े ही यत्न के साथ इस बात की शिक्षा देते हुए कि हमें भी कर्म कर करके इस प्रकार से अपने घर का निर्माण करना है, ये अनुभूति उनसे हमें प्राप्त होती है। स्वाभाविक रूप से हमें उन पक्षियों को बचाना है। अगर वे पक्षी बच गए तो स्वाभाविक रूप से घोंसले का निर्माण करेंगे जो हमें सांकेतिक भाव से एक संपूर्ण शिक्षा देने का प्रयास करते हैं। उनके उड़ने के लिए खुला आकाश और स्वच्छ हवा। यदि प्रदूषण इस प्राकृतिक वातावरण में है तो खुला हुआ जो हमारा आकाश है वो अभी काफी प्रभावित है। उसमें जो एक परत है हमारा ऑक्सीजन का या अन्य प्रकार के गैसों का, उन गैसों का
अधिक और कम हो जाना ये इस बात का संकेत है कि जो प्रदूषण है या प्रकृति में जो अवांछित तत्व है वे सामान्य नहीं है, असामान्य है। और उस असमानता के कारण ही हम नाना प्रकार के रूपों से, नाना प्रकार के दुखों तकलीफों से व्यतीत होते हैं। इसलिए हमें उस आकाश को और उस स्वच्छ हवा को बचाने का प्रयास करना है। और उसके प्रमुख जो कारण है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, प्रदूषण के प्रकार जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और प्रकाश प्रदूषण। इसमें जो यह वायु प्रदूषण है यह हमारे जीवन को सबसे अधिक प्रभावित करता है, क्योंकि हम इसी समुद्र में, हवा के समुद्र में हम गोते लगाते हैं। यदि शुद्ध हवा न मिले तो स्वाभाविक रूप से हमारा जो जीवन है या पूरे प्रकृति में निवास करने वाले जो जीवधारी हैं उनकी निश्चित रूप से सामत आ जाएगी। स्वाभाविक रूप से हमें इस प्रदूषण को बचाना है। इसे प्रभावित जो करते हैं वे है आज का जो समय है, कल कारखानों का समय है, उद्योग धंधों का समय है। आज जहां भी देखिए एक जो क्रांति आई, औद्योगिक क्रांति, इसमें कल कारखाने सभी जगह आपको मिल जाएंगे। आज ग्रामीण परिवेश जहां पर कल कारखाने से दूर थे उनमें भी जो ईंटें बनाए जाते हैं, बड़ी बड़ी चिमनियां लगा करके हवा को, पूरा ग्रामीण परिवेश को प्रदूषित करने का कार्य चल रहा है। यदि इन कारखानों की चिमनियों से, ईंटों के निकलने वाले प्रदूषण से अगर हम अपने आप को अलग नहीं कर पाए या प्राकृतिक रूप से इसकी स्वच्छता प्रदान नहीं कर पाए तो स्वाभाविक रूप से हमें बड़ी ही कीमत चुकानी पड़ेगी। आज औद्योगिक के जो क्रांति है इसमें अनेक प्रकार के कल कारखाने लगाए गए, जिससे हमारा भौतिकवाद जो जीवन है उसमें स्वाभाविक रूप से सुविधा तो आई है, लेकिन दूसरी तरफ सबसे बड़ी जो मुश्किल है वह यह है कि हमारी वायु प्रदूषित हो रही है, उसके साथ साथ हमारा जल प्रदूषण हो रहा है, उसके साथ हमारी भूमि भी प्रदूषित हो रही है, और प्रकाश जो हमें नियमित आवश्यकता की चीजों में से एक है वह भी प्रदूषण के कारण हमें नाना प्रकार के रोगों से परेशान करता है। इसलिए हमें यह चाहिए कि यदि हमें स्वच्छ हवा चाहिए, स्वच्छ जल चाहिए, वायु चाहिए, प्रकाश चाहिए, जल चाहिए, तो स्वाभाविक रूप से हमें इन प्रदूषण से मुक्त वातावरण में जीवन का पालन करना होगा। यदि हम ऐसा करते हैं तो यह सबसे श्रेष्ठ बात होगी। बचाना है मुझे बाघों को भी, बाघों के लिए वन जीवन, वन जीवन के लिए जंगल, जंगल के लिए पृथ्वी का एक कोना, जिनकी तेजी से सफाया कर रही है बढ़ती जनसंख्या। वास्तव में बार बार जनसंख्या वृद्धि का जो कारण है वह हमें समझ में आता है, और यह एक ऐसा अवांछित कारण है जिससे हमारा जो जमीन है, जो भूमि है, जो अन्य प्रकार के तत्व हैं, क्योंकि इसके साथ उनका समायोजन है, इसलिए इनके दुष्प्रभाव से हम प्रभावित होते हैं। इसलिए अगर जंगलों को बचाना है तो जंगल में रहने वाले जो जंगली जीव है, वन प्राणी है, उनकी सुरक्षा भी अनिवार्य है। बाघों के लिए हमें वह वन का जो जीवन है उसके प्रति समर्पण के भाव से हमें उसे सुरक्षित और संरक्षित करना होगा। अगर जंगल सुरक्षित है तो हमारे जो जंगली पशु हैं, वन में रहने वाले जो प्राणी हैं, वे सुरक्षित होंगे, जिसका सद प्रभाव यह होगा कि हमारी जो श्रृंखला है या श्रृंखला प्रभावित नहीं होगी, प्रदूषण से हम मुक्त होंगे। इसलिए हमें उनका भी संरक्षण और संवर्धन करना है। जंगल के लिए पृथ्वी का एक कोना, जिनका तेजी से सफाया करी है बढ़ती जनसंख्या। वास्तव में बड़े भूखंड पर हमारा यह वन प्रांत है, जंगल है, जिसमें नाना प्रकार के पेड़ पौधे, उन पेड़ पौधों से अनेक प्रकार की लकड़ियां, फल, फूल, दुर्लभ जड़ी बूटियां, औषधि से युक्त तत्व प्राप्त होते हैं। उसकी सुरक्षा और संरक्षण की भी आवश्यकता है। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से हमारे लिए कार्य होगा, प्रदूषण को स्वयं बढ़ाने का कार्य हम कर रहे होंगे, और साथ ही साथ
पृथ्वी जो है उसको भी सुरक्षित संवर्धित हम कर पाएंगे। और यदि ऐसा नहीं करते तो हमारे साथ अमानवीय कार्य प्रकृति के द्वारा भी की जा सकती है। तो इसका जो कारण है, मौलिक कारण, वह बढ़ती हुई जनसंख्या है। आज घर के लिए, खेती लायक जमीन के लिए, आज अन्य प्रकार के आवश्यक तत्वों की प्राप्ति हेतु हमें क्या चाहिए? जमीन चाहिए। और वह जमीन कहां पर छिपा हुआ है? जंगलों में, वनों में। आज हम बड़े सुगमता के साथ जंगलों को काट काट करके खेती लायक जमीन बनाते चले जाते हैं। हम अन्य प्रकार के भौतिक साधन की प्राप्ति हो इसके लिए कल कारखाने वहां लगाते हैं। और इस प्रकार से हम जनसंख्या को बढ़ा करके इन सारे जो अवांछित तत्व हैं उसको हम सहयोग प्रदान करके पूरे के पूरे प्रकृति को ध्वस्त नष्ट करने का काम कर रहे हैं। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि हमें इन पक्षियों को, आकाश को, हवा को और वनों को स्वाभाविक से अपने जनसंख्या नियंत्रित करके बचाने का प्रयास करें। यदि हम ऐसा करते हैं तो यह सबसे सरल और उपयुक्त कार्य होगा, क्योंकि यही हमारा जीवन का आधार है। धन्यवाद।